सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। आज भाई 11 मई, क्या खास बात है? 11 मई अपने आप में बहुत खास है ना। आज सन 2000 में जनगणना हुई थी और उस जनगणना में हमने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। जनगणना बिल्कुल सही कहा तुमने कि प्रति 10 वर्ष में होती है, ये तो सभी जानते हैं हमारे साथी। लेकिन हाँ, 2000 में 11 मई के दिन ही हमने 1 अरब का आंकड़ा छू लिया था और नई दिल्ली में जन्मी एक बच्ची को देश का 1 अरबवां नागरिक करार दिया गया। कितनी खुशकिस्मत वाली लड़की है वो। बिल्कुल तो भाई उसका नाम है, लेकिन ऐसी बहुत खुशकिस्मत वाली लड़की हो या कोई 60 की अपनी उम्र में कुछ हासिल करे, वो भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है और हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। तो आज हम बात करेंगे दादी चंद्रो तोमर के बारे में। जी हाँ, तो ये तो हम बात करेंगे ही, उसके साथ हम बात करेंगे करियर के बारे में और करियर के बारे में हम बताएंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और हम वही चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी जो हमारे देश का कहना चाहिए भविष्य है और भविष्य के निर्माता हैं, वर्तमान के भी निर्माता हैं, तो उनके क्या 10 लक्षण होने चाहिए, उनके में क्या खूबियां होनी चाहिए ताकि वो सफल हो सके, है ना? बिल्कुल। और आज के दिन बड़ा अच्छा दिन है, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जी। तो आज हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जितने भी तकनीकी रूप से जुड़े हुए लोग हैं या आज जैसे हम इसरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन सब से जुड़े हुए लोगों को आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ, तो उन सबको बधाई हो। वैसे भी 11 मई 1998 को हमारे देश ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने का ऐलान भी किया था, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की भी बात है ना? और प्रौद्योगिकी की जो तुमने बात की, तकनीकियों की बात है, तो एक देश के विकास में इन सारी चीजों का बड़ा योगदान होता है ना? जी बिल्कुल। अगर आपको विश्व के सामने अपने आप को स्थापित करना है जी, तो आपको प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। आपको अपने आप को संकल्पित करके सामने आपको भले आप वो जो परमाणु परीक्षण किया उसका उपयोग करें ना करें, लेकिन शक्ति के रूप में आपको उस चीज को रखना आवश्यक है। जी हाँ, और जानकारी के तौर पर भी, अपनी दक्षता दिखाने के लिए, अपनी क्षमता देखने के लिए खुद भी और पूरे विश्व को दिखाने के लिए भी जरूरी है। और वैसे भी जैसे तुमने कहा ना कि तकनीकी से जुड़े हुए लोग, वैसे तो हम हो सकता है कि जानते हों नहीं जानते हों, लेकिन हम सब जो तकनीकी से या कला से जुड़े हैं, तकनीकी से नहीं जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं तकनीकी से तो सभी जुड़े हुए हैं ना। हर व्यक्ति तकनीकी से जुड़ा है, बिना उसके तो आज के जीवन को आप सोच भी नहीं सकते कि जीवन हो सकता है जी। हम बात कर रहे थे परमाणु परीक्षण की जी। तो बड़ी रोचक सी कहानी है इसकी कि पूरे विश्व ने ये मान लिया था कि भारत परमाणु के क्षेत्र में कुछ कर नहीं सकता जी। और यहाँ तक कि ये हाल था कि लोग चाहते भी नहीं थे कि हम कुछ करें और हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारत के ऊपर विदेशों के उपग्रह भी घूमा करते हैं और उन उपग्रहों से हमारे देश की जानकारी उन तक पहुंचती है। तो उन सभी उपग्रहों से छुपते छुपाते इस परमाणु परीक्षण को किया था और 13 मई तक 5 परमाणु धमाके कर लिए थे भारत ने और अपना नाम एक ठप्पे के साथ रख दिया था विश्व के सामने। बिल्कुल, यानी डंके की चोट पर करना काम और फिर बताना कि हाँ हम सक्षम हैं, आप हमारी तरफ अब निगाह टेढ़ी नहीं कर सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। वैसे जो तुमने कहा ना विधि, वैसे हमारा देश, हम जब मानते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली हमारी जो धरती है, तो मानकर चलते हैं कि हम परमाणु परीक्षण जैसे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें अपनी क्षमता दिखानी होती है तो भाई हम पीछे भी नहीं रहते। हाँ, वैसे हमारा देश अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला देश है, लेकिन कहते हैं अहिंसक है, कायर नहीं है। जी हाँ। तो हम अपनी रक्षा के लिए रक्षा के संसाधन जुटाकर रखते हैं और ये संसाधन जुटाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में किया गया था। क्योंकि
अब्दुल कलाम जी की पूरी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं विकास की उस दिशा में थी जिसको हम तकनीक का नाम देते हैं या प्रौद्योगिकी का नाम देते हैं। यानी कि वो एक साइंस मैन कहते हैं, वैसे तो उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। और उनकी जो उड़ान थी कल्पना की वो वाकई काफी ऊंची थी। और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को लेकर अपने देश के बारे में सोचा और जिस तरह से उनसे जुड़े, वो वाकई बहुत यादगार दिन है जो उनके कार्यकाल का समय था। लेकिन वहीं ये भी उल्लेखनीय है कि घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट हंस 3 ने भी इसी दिन परीक्षण किया गया था, यानी उड़ान भरी थी, है ना? जी, पहली बार हंस 3 भी इसी दिन उड़ा था और इसने भी हमारी वायुसेना को बहुत शक्ति प्रदान की। और इसके साथ एक काम और हुआ था, त्रिशूल मिसाइल, एक और मिसाइल इसी दिन धमाके के साथ हमारे कह सकते हैं हमारे खजाने में जाकर जुट गई है, हमारी रक्षा के लिए तैयार होकर बैठी है। जी, और ज्यादा से ज्यादा लोग और छात्र विज्ञान की ओर रुचि करें और देश का नाम रोशन करें, ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं और ये दिन इसीलिए मनाया भी जाता है, क्योंकि वैसे लगता है कि बड़ा कठिन विषय है विज्ञान और इससे दूर रहो, गणित और इन सब के विषय के बारे में बड़ा भय सा रहता है। तो भाई उसे अपना साथी बनाइए, क्योंकि वैसे तो हमारा साथी है ही है, एक विषय की दृष्टि से भी हमें उसका अपना साथी बना ही लेना चाहिए। विज्ञान इतना कठिन नहीं है रेणु जी। आप एसी की बात करते हैं, लगभग हमारे श्रोताओं के कई घरों में एसी लगे होंगे। तो जब हम बात करें ना विज्ञान की, तो जरा सा मुंह खोलकर हवा को अपने हाथों पर लीजिए तो गरम गरम हवा आएगी, और उसी मुंह को छोटा सा पतला सा छेद करके निकालिए तो ठंडी हवा आएगी। बस यही तो एसी है और यही विज्ञान है। तो हमें लगता है विज्ञान से सभी जुड़े हैं और विज्ञान से जुड़े रहना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, इस दिन जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए बच्चे हैं, विज्ञान से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। जी हाँ, ये दिवस ऐसे ही होते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, कुछ लोगों को सम्मानित किया जाता है। और अगर प्रतियोगिताओं की बात होती है तो उसमें व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी, प्रस्तुतिकरण, इंटरैक्टिव सत्र होते हैं जो आयोजित किए जाते हैं। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, योजनाकारों, प्रशासन, राष्ट्र निर्माण में लगे हुए बहुत सारे जो लोग हैं, इन सब के लिए और वैसे देखा जाए तो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जी, और आज के दिन जो प्रौद्योगिकी को अपनाने वाली कुछ कंपनियां हैं या जो राष्ट्र के प्रति समर्पित कुछ कंपनियां हैं और कुछ व्यक्तित्व हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए सम्मानित भी किया जाता है। जी, तो भाई आप सबको ढेर सारी बधाई, हम सबको ढेर सारी बधाई ये दिवस मनाने के लिए। तो आप सबके लिए मंगलमय हो। बिल्कुल, और एक प्यारा सा गीत हम सुन लें? हाँ, उपहार के तौर पर। जी बिल्कुल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ,
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस सुंदर से गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं रेणु जी। बिल्कुल हाजिर है। और किस तरह से हाजिर है? हम तैयार हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हमें कुछ बात करनी है, क्योंकि जब विज्ञान की बात हो रही है तो विज्ञान तक अगर किसी को पहुंचना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। भाई देखो, ऐसा है ना विधि, बच्चों के लिए क्यों, हम तो अपने को भी अभी विद्यार्थी ही समझते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें पता है तुम जो 10 नियम बताने वाली हो ना कहीं हम सब पर लागू भी होता है। बिल्कुल होते हैं। हम एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में इन नियमों के साथ में चल सकते हैं। लेकिन मुझे आपसे तो नहीं है, मुझे बहुत सारे बच्चों से एक शिकायत है। तो मतलब बात में तुमने हमें बच्चा मान लिया। चलो ये बड़ी खुशी की बात है, हम बहुत खुश हो गए। चलो ठीक है, शिकायत वाली बात करो। चलो शिकायत ऐसी है कि अभी थोड़े दिन पहले विषम परिस्थितियों को देखते हुए ये परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई। और परीक्षाओं को रद्द करना कहीं ना कहीं एक हमारी मजबूरी थी, हमें करना नहीं था पर करना पड़ा, ऐसी परिस्थिति आई। पर कुछ बच्चों ने इस चीज को अपनी खुशी में ले लिया, हालांकि इससे उनका बहुत नुकसान हुआ है, ये वो बात समझ नहीं पा रहे हैं।
देखो बच्चे बच्चे होते हैं। अब हम बच्चों की तरफ से ये बात इसलिए बोलते हैं, जैसे तुमने कहा कि विषम परिस्थिति, भाई बच्चे बच्चे हैं, उन्हें कैसे पता कि ये स्थिति कितनी विषम है, कितनी सम है, कितनी अनुकूल है, कितनी विपरीत है। ऐसे ही होता है ना, जब एक बच्चा ऐसी खिलौने का या ऐसी कार का जिसमें कि टीन है या कुछ कील लगी हुई है, वो उसकी जिद करता है और माँ कहती है नहीं देना है, तो उस समय उसको अपनी माँ भी ऐसे लगता है दुश्मन है। अरे ये इतनी सस्ती सी चीज मुझे क्यों नहीं दिला रही है, या मुझे इस पतली सी उसमें दीवार पर चलने क्यों नहीं दे रही है। माँ समझती है। तो ये बच्चे तो बच्चे हैं ना। हाँ। तो भाई अभी ठीक है ना, उन्होंने उसका आनंद ले लिया, लेकिन हम लोग बैठे हैं ना बताने के लिए कि भाई कैसे रहना है आपको, है ना। जी बिल्कुल। तो ठीक है उन्होंने लिया, लेकिन मम्मियाँ भी कम थोड़े ही हैं, तुरंत कान पकड़ लेती हैं, है ना। जी, तो अभी बात वही आ रही है कि अब जब परीक्षाएं टल गई हैं, या तो आगे के लिए टल गई हैं या खत्म ही हो गई कि नहीं होना इस साल परीक्षा, तो इन दोनों परिस्थितियों में बच्चों ने किताबों को बंद किया है और एक तरफ रख दिया और हाथ में मोबाइल लेकर बैठ गए। हाँ, लेकिन मोबाइल लेने की वजह भी है। अब फिर हम पक्ष लेंगे बच्चों का, क्योंकि हमने ही उनकी पढ़ाई भी शुरू की मोबाइल पर या लैपटॉप पर। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे इस समय हैं वो भी बहुत दुविधा की स्थिति में है। उन्होंने भी इस तरीके की पढ़ाई नहीं की थी। बिना परीक्षा के सारे बच्चों का पास हो जाना, एक न्यूनतम देकर उनको अंक, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें आहत कर रहा है। तो स्थिति सब तरफ से बहुत, अगर हम उनकी दृष्टि से देखें, विधि तो कहीं ना कहीं ये भी है। लेकिन हम सामान्य दिनों की अगर बात करें तो कुछ चीजें हैं जो विद्यार्थियों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे तुमने कहा कि अभी छुट्टियों की बात है, मान लिया उन्होंने कि छुट्टियां हैं, अभी ठीक है ना, खुश होने का मौका मिले तो कर लेना चाहिए, है ना। तो उन्होंने भी किया, लेकिन जो चीजें हैं, नियम हैं पढ़ाई के, अनुशासन के, उन सब का बराबर पालन हर समय करते रहना चाहिए। ये विद्यार्थियों पर भी लागू होती है बात और हम सब पर होती है। बिल्कुल, कहते हैं ना अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर आप, जैसे आपने कहा कि आप अभी भी विद्यार्थी जीवन जी रही हैं, तो हमें उस विद्यार्थी जीवन की जो मर्यादा है, आप आराम कीजिए, खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन की मर्यादाओं का भी ख्याल रखिए। इसके लिए एक हमारे शास्त्रों में श्लोक भी है, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा संयमी तपी अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी सप्त लक्षणम। जी हाँ, यानी कि काक चेष्टा होनी चाहिए, यानी जिस तरह से कौवा बिल्कुल चतुर होता है, चतुर रहता है, या हर समय ऐसे सतर्क रहता है, सजग रहता है, वैसा होना चाहिए। और बकों की बात आ रही है तो बगुले जैसा ध्यान कि एक झटके से मछली पकड़ लेता है, लेकिन उसके लिए कितनी देर तक वो एक पैर पर पानी में खड़ा रहता है एकदम शांत भाव से, कि जब उसका लक्ष्य आएगा सामने तो बस उस पर वो झपट्टा मारेगा, क्योंकि ये उसका कार्य है। लेकिन हमें क्या करना है ये हमें देखना होगा, विद्यार्थियों को अपने हिसाब से देखना होगा। वैसे ही स्वान निद्रा, यानी कि जो कुत्ते को आपने देखा होगा कि कुत्ते की नींद जो होती है इतनी कच्ची होती है, वैसे ही एक विद्यार्थी को एक ऐसी नींद सोना चाहिए कि वो हर समय पढ़ने के लिए तैयार रहे और संयम और तप में रहने वाला होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि हमने मोबाइल सुबह से लिया है या हम सुबह से खेलने में लग गए हैं तो शाम तक खेल रहे हैं। नहीं, हमारे एक हर चीज की एक दैनिक दिनचर्या हो, संयम हो, तप हो जीवन में, तो कितना अच्छा हो। संतुलन भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, खाने पीने का ख्याल नहीं है। यहीं पर बात आती है भोजन की। बराबर कहा जाता है कि इतना ही खाएं ताकि आपको नींद ना आए, है ना, या आलस्य न चढ़े। जी, और अगर बालक की अनुकूलता होती है, परिवार की अनुकूलता होती है, तो विद्यार्थी को, जो पुराने शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि विद्यार्थी का जीवन गुरुकुल में या गुरुओं के पास होना चाहिए, तो एक बात यहाँ पे भी आती है कि अनुकूलता हो तो घर से दूर रहकर पढ़े, जैसे विद्यालय जाते हैं, और नहीं तो अपने ही घर के उस स्थान से हटकर किसी ऐसे स्थान पर बैठकर पढ़े जहां पर परिवार के साथ में उसका संसर्ग ना हो, परिवार के साथ उसकी बातचीत ना हो। बिल्कुल, यानी कि घर में क्या हो रहा है इससे आप अपना ध्यान हटा कर रखें, निर्लिप्त होकर बैठे रहें। वैसे ये जो श्लोक लिखा गया है, उस समय गुरुकुल परंपरा थी हमारे देश में, ये उसको ध्यान में रखकर किया गया है, यानी कि गृह त्यागी होना चाहिए, उसको घर से इतना मोह नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई में मन न लगे। लेकिन फिलहाल अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो भी लागू होती है बात। लेकिन तुमने जैसे कहा कि घर में अगर किसी अपने पढ़ाई वाले कमरे में बैठे हैं तो आपका ध्यान जो है वहीं होना चाहिए, ना कि रसोई घर में या तो ना कि टीवी चलती हुई टीवी पे कान लगे रहने चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे तो क्या बात है, बहुत एक अच्छे सफल विद्यार्थी बनेंगे और जो आप पढ़ेंगे उसमें आप 100% दे सकेंगे। तो हम मुझे लगता है हम विद्यार्थी अगर इन लक्षणों के साथ में रहते हैं तो हर रोज कुछ नया हम सीख सकते हैं। अब नया क्या सीख सकते हैं इस बात पे भी चर्चा है, क्योंकि किताबें तो बंद है।
अगला क्या होना है ये पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, पहले एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मीना, बोलो ते से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। भाई ये जो गीत है ना, कहीं ना कहीं पढ़ाई के समय में भी जो हमने कहा कि संतुलन रखने की जरूरत है, तो मनोरंजन भी बीच बीच में करें या अपने तन को मन को थोड़ा सा आराम दें, और इस श्रम कह रहे हैं या लगातार पढ़ना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अपना देखना होगा कि कहाँ आपको किस तरह की आराम की जरूरत है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठे कर पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपके आंखों को थोड़ा आराम मिलना चाहिए, हाथों को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ख्याल आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए अभी मैं आपसे वही चर्चा कर रही थी इस गीत के पहले कि जब हमारे पास में अगला उद्देश्य नहीं है कि पढ़ना क्या है तो क्या पढ़ें, ये प्रश्न विद्यार्थियों का जरूर होता है। तो अब हमें इतना सारा समय मिल रहा है तो हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले हमारे जो स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे वो कहते थे कि पिछले कक्षा का जो सिलेबस है, किताबें हैं, वो एक बार फिर से पढ़ लो ताकि वो पक्का हो जाए आपका। तो ये काम हम कर सकते हैं, अभी जो पढ़ चुके हैं उसे फिर से पढ़ लें। और दूसरा ये है कि जो विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं वो या तो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए भी आज विज्ञान के और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, ओलंपियाड वगैरह, तो वो बच्चे उसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम और बड़े बच्चों पे जाएं तो उनके
उसके लिए भी जैसे आईआईटी में एडमिशन कराना है, मेडिकल में जाना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, एलएलबी करना है, हर चीज के लिए आपको एक परीक्षा देनी होती है। तो आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और इन सब से अलग अगर आपकी इच्छा ठीक है कि किसी तकनीकी उसमें जाना है, लेकिन उसके बाद भी आप कला का अगर कोई विषय आपको पसंद है, पेंटिंग है या नृत्य है या कोई भी गायन है, उसको भी सीख सकते हैं, सिर्फ सीखने की दृष्टि से। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आप सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखकर करें। थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में या यूं कहें कि अपनी रुचि में तब्दीली करते हुए इन सब का भी मजा ले सकते हैं। और अगर आप कला के छात्र हैं तो विज्ञान पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ प्रबंधन की बातें कर लीजिए, प्रबंधन का ज्ञान कर लीजिए, मार्केटिंग की बात कर लीजिए, गणित की बात कर सकते हैं। सारे विषय जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि गणित पढ़ने वाला पेंटिंग नहीं कर सकता, पेंटिंग करने वाला साइंस नहीं पढ़ सकता। तो आप कुछ और भी देखें, हो सकता है आपकी उसमें रुचि हो और आप उसमें बहुत अच्छा करें। और दूसरी बात ये होती है कि जो ज्ञान होता है ना, वो हमेशा हर जगह काम आता है। तो आप ज्ञान जितना बटोर सकते हैं, बहुत अच्छा समय मिला है, ये ज्ञान हम बटोर लें। और एक और बात है, ये बड़ा बहुमूल्य समय मिला है, इसके एक एक पल का अगर हम उपयोग कर लें, क्योंकि देखिए आज सब बंद है माना, विद्यालय बंद है माना, परीक्षाएं नहीं हो रही है ये बात भी मानी, लेकिन कल जब सब कुछ खुलेगा तो प्रतिस्पर्धा का दौर तो फिर से वही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हम प्रतिस्पर्धा में फिर पीछे रह जाएं। तो अभी से हम अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं। और अगर हम इस ओर देखें तो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले अब्दुल कलाम जी की, हम बात कर रहे थे, करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। क्या बात। तो ये वो लोग हैं जिनके पास में शायद भोजन नहीं था, लेकिन जो घर के बाहर लाइट लगी थी उसमें बैठकर ये पढ़ते रहते थे। समाचार पत्र बांटने के पहले उस पूरे समाचार पत्र को याद कर लेते थे। जी हाँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए तो कहा जाता है कि वो जब पढ़ने जाते थे तो नदी, गंगा नदी तैर कर जाते थे, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां से पार करनी होती थी, और वो किस तरह से अपनी पुस्तकों को पीठ पर रख कर और तैर कर जाते थे। अक्सर ऐसा होता था कि नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, लेकिन ये उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति थी जो उनको वहां तक ले गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। तो हम ये बात कह सकते हैं हमारे सभी हम जैसे विद्यार्थियों से और हमारे सभी साथी विद्यार्थियों से कि हम पढ़ेंगे और स्वर्णिम जीवन, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भविष्य बना लेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत 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 जरूरी है और गढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। वैसे भी बचपन में एक संस्कृत में, बाकी हम लोगों ने बहुत पढ़ाई की हो न की हो, लेकिन एक विद्या पर जो हमारा निबंध होता था ना, उसकी वो पंक्ति बहुत याद रहती है। विद्या ददाति विनयम तो याद है, लेकिन वहीं पर यह भी था कि विद्या ऐसी चीज है जिसे जो चोर नहीं चुरा सकता, राजा छीन नहीं सकता आपसे, और कोई भी नहीं ले सकता, वो आपका अपना धन है। तो भाई उसको बटोर लीजिए ढेर सारा। बिल्कुल। आपकी किताबों को, आपके खिलौनों को, आपके पैसे को कोई भी चुरा के ले जा सकता है, लेकिन जो आपके दिमाग के अंदर है उसे कोई नहीं चुरा सकता, वो हमेशा काम आएगा। बिल्कुल। तो एक और गीत सुनवा दें। बिल्कुल। देखिए मैं आपके मन की बात जानती हूँ। हाँ मालूम है, तुमने किताबें बहुत पढ़ी है ना, इसलिए। ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, दो तारे, नौ तारे, सौ तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा।
रंग कितने हैं, 7 रंग कहने को, फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए देखो हम कहीं। क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा तारा, ये तारा वो तारा तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा तारा। ये सब रात में जो है रात में, तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, जगमग सारे, हर तारा है शरारा। हे हे किसान हल संभाले, धरती सोना ही उगाए, जो ग्वाला गैया पाले, दूध की नदी बहाए, जो लोहार लोहा ढाले, हर औजार डल जाए, मिट्टी जो कुम्हार उठाले, मिट्टी प्याला बन जाए। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाह के, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। सबके एक ही सब में है, सोचो तो सब अब में है, कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं। सीधी बात है समझो यारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा। ये सब साथ में जो है रात में, वो जगमगाया आसमान सारा। झलमग तारे, 2 तारे, 9 तारे, 100 तारे, झलमग तारे, हर तारा है शरारा।
चांद। तो भाई तुमने तो हमारे मन की बात जान ली और उसी के अनुसार काम कर दिया, यानी गीत सुना दिया। लेकिन बच्चे जो है ना, फिर वही है कि उनको चिंता रहती है कि भविष्य में वो क्या बनेंगे, माता पिता कुछ और चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे देश का एक बहुत सम्मानित संस्थान है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संस्थान, जहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उसमें कुछ रोजगार तलाशा जा सकता है ना। अरे बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि जब आप वो तारों की दुनिया में जीवन जीना चाहते हैं, वो अंतरिक्ष की, कहते हैं ना आसमान के आगे भी कोई आसमान है, और अगर जाकर उस आसमान को देखने की ख्वाहिश है तो चले आओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और यहाँ पर आप आराम से आप काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यह भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट है, और आपको बताऊं कि ये एक ऐसा, अभी भारत सरकार की एक ऐसी गतिविधि है जो खुद के लिए पैसा कमा लेते हैं जी। तो और यहाँ की रिपोर्ट जो होती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे की जाती है जी। और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधन है, और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बेंगलुरु में है। देखो ऐसा है ना कि जैसे तुमने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जाहिर है कि उपग्रहों का विकास और भू प्रणाली का विकास है, इसमें उसका पूरा एक तरह से लेखा जोखा रखते हैं, विकास की गति बताते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है ये सारी चीजें बताते हैं, और हमारे देश का पूरा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है माननीय प्रधानमंत्री की पूरी निगाहें उस पर टिकी रहती हैं, और इसलिए ये सीधे उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। बिल्कुल। और जाहिर है कि हमारे देश का कह सकते हैं हृदय है। बिल्कुल है। तो सभी की जान अटकी रहती है, सभी का ध्यान लगा रहता है, सबकी आंखें चमकती रहती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसरो क्या बताने वाला है ना। जी बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे इंजीनियर काम करते हैं, 17,000 से भी लगभग हैं इंजीनियर जिसमें काम करते हैं, और इसी तरह से एक बड़ी संख्या इसमें जुटी हुई है। बिल्कुल, मतलब 17,000 लगभग इंजीनियर अगर वहां पर काम कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपको वहां पर काम करने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हो जाती हैं काम मिलने की। ये जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना विक्रम अंबाला साराभाई जी ने की थी, और ये बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए, और जिसमें से एक बहुत बड़ा काम था इसरो की स्थापना करना। जी बिल्कुल। तो जो लगातार कुछ न कुछ कार्य अंतरिक्ष के लिए करते रहते हैं, और ये जो संस्थान है और भारत की जो स्पेस एजेंसी है दुनिया की शीर्ष 5 स्पेस एजेंसी में शामिल है, और जाहिर है कि ये अपने बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण ही है, इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है इसरो, इसलिए है। तो आप इसमें अपना भविष्य तलाशिए, और युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर ये उपलब्ध करवाता है, और वहीं इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी विकसित करता है। जी बिल्कुल। अभी आपने मंगल ग्रह के बारे में सुना, अभी हमने सुना कि हम चांद पर पहुंचे, हम जानते हैं सब कुछ। इस सब के साथ सबसे सामान्य सी बात है मौसम की जानकारी। आपके मोबाइल पर बार बार आता है कि आपके स्थान पर कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडक है, कितना वायु का दबाव है, और कहाँ बारिश होने वाली है। सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि पूरे चित्र हमें खींच कर दे देता है, जो कि पहले हम सिर्फ ये जुबानी सुनते थे। आज हमें बहुत अच्छी तरह से चित्र दिख जाता है कि कहाँ पर बादल का घनत्व कितना है, दबाव कैसा है, हवाओं की दिशा क्या चल रही है, गर्म हवाएं कहाँ चल रही हैं, ठंडी हवाएं कैसी चल रही हैं, ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल हूबहू जानकारी मिल जाती है। यहाँ तक कि कहीं पर कोई विकट या विषम परिस्थितियां अगर उत्पन्न होने वाली होती हैं, तो वहां पर भी जानकारी हमें पहले से इसके कारण मिल जाती है, जिस कारण से हम अपनी सुरक्षा पहले से ही कर सकते हैं। बड़ा तूफान आना है या कोई और समस्या है तो मिल जाती है जानकारी। तो ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगी बहुत अच्छी नौकरी है, जिससे आप लोगों का पहले से ही भला कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें नौकरी मिलने की, तो विधि जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं, यानी जो स्नातक हो चुके हैं, उनमें अलग अलग विधाओं में, उन विधाओं का नाम हम बता दें। बिल्कुल। देखिए, आपको अगर यहाँ पर काम कर रहा है तो सबसे बड़ी बात है, साइंस की बात है, विज्ञान की बात है, तो आपको विज्ञान से जुड़ा हुआ तो होना ही चाहिए जी। और विज्ञान से अलग अलग जो भाग हैं, विभाग हैं, हर विभाग से वहां पर लोग होते हैं। तो विज्ञान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और अगर उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर नौकरी मिलती है जी। और वैसे ही साइंटिस्ट हो या इंजीनियर के पद पर आपके पास बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ITI,
डिप्लोमा, एमफिल, एमएससी और फिर तो आप पीएचडी, जितनी भी आपके पास डिग्री हो कम है। जितना पढ़ लेंगे उतना कम है। बिल्कुल। तो जिन उम्मीदवारों ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस जैसे क्षेत्र में कोर्स किया है वे आवेदन कर सकते हैं और उम्मीदवार के पास कम से कम 65% अंक होना ही चाहिए। हाँ, इससे कम अंक वाला अगर फॉर्म जाता है तो वो वापस भेज देते हैं, वो लेते ही नहीं है। अब एक और बात है कि उम्र की सीमा, जन्म का बंधन यहाँ पे भी लागू हो जाता है। होता है। तो उम्र की सीमा यहाँ पर इतनी है कि अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 35 वर्ष तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं, और जो विशेष कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे दी जाती है। यानी कि जैसे और भी हमारी सरकारी नौकरियों में है वही वैसे ही आयु सीमा है। जी। और अगर आप पहले से करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद आप इसरो से अगर जुड़ने के लिए सोच रहे हैं तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। और सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होगी और इसके लिए आपको 12वीं का विषय जो होगा आपका मैथ्स, फिजिक्स होना ही चाहिए। और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इसरो में शामिल होने के लिए आपको सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड में आपको परीक्षा देनी होगी। फिर आप उस प्रवेश परीक्षा में आपको जाहिर है सफल होना जरूरी है। जी बिल्कुल। इसकी वेबसाइट है www.isro.gov.in। जैसे ही इसके फॉर्म्स निकलते हैं आपको जानकारी मिल जाती है अलग अलग पोर्टल से। आप जाकर यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपके जो फॉर्म आपने भेजा है उससे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपको एक परीक्षा देनी होगी, लिखित एग्जाम, लिखित परीक्षा। उस परीक्षा में आपने जो विषय चुना है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विषय चुना है, तो उससे जुड़े हुए सवाल आपसे किए जाएंगे। उन सवालों का उत्तर देना होगा और उसके बाद जब आप यहाँ पास हो जाते हैं तो फिर आपके विभिन्न विभागों में इंटरव्यूज होते हैं। 3-4 पैनल में आपके अलग अलग इंटरव्यू होते हैं। उसके बाद आप चुने जाते हैं, मतलब बराबर ठोक पीट कर मांझ कर निकाला जाता है और उसके बाद आपको उम्मीदवार की तरह नियुक्त कर लिया जाता है और फिर राजू बन जाता है जेंटलमैन। भाई ऐसा नहीं है, राजू जब बन गया जेंटलमैन, इस फिल्म का गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ साथ
हंसी है ख्वाब मेरी जिंदगी के, इस खुशी से परे है मोड़ और भी खुशी के। मैं देखता नहीं कभी इधर उधर, बस अपनी मंजिलों पे है मेरी नजर। देख मुझको मेरे हमसफर, मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते। नई नई है जिंदगी, मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल। नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफर है तेरे वास्ते। नई नई है जिंदगी, नई नई है जिंदगी। क्या बात है। देखो भाई, आसमां से आगे जाने के लिए क्या जरूरी नहीं है कि आप 12वीं के बाद इस तरीके का कठिन कठिन विषय लें, जैसा अभी विधि ने बहुत सारा बता दिया, हम लोग तो घबरा गए। लेकिन भाई कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये भी बताते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी उम्र में हो, और अगर आप में जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ तो भी कर ऐसी सकते हैं। ही मिसाल है चंद्रो तोमर जी, दादी चंद्रो तोमर, है ना? जी जी बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि कहते हैं ना, हमारी माएँ हैं, हमारी सासू माँ है, इन लोग के पास बैठो तो इनके पास एक ही बात होती है, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। तो ये जो बूढ़े हो गए हैं शब्द है, इस बात को, इस बूढ़े शब्द को इन्होंने नकार दिया। बिल्कुल। और वैसे भी बार बार कहा जाता है कि ये सिर्फ आंकड़े हैं, और केवल बूढ़े हो के मतलब लोग तो ये सोचने लगते हैं कि अब हमें नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें ये नहीं करना है, अब हम नया कुछ नहीं करना है। लेकिन देखो किस तरह से नया इन्होंने किया। आप सब, हमारे बहुत सारे साथियों ने वो फिल्म भी देखी होगी, सांड की आंख, लेकिन वहीं पर इनके बारे में भी बहुत सारी बातें भी सुनी होगी। जी। तो भाई हम बता दें कि चंद्रो तोमर जी का जन्म 10 जनवरी को 1932 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ, और जीवन संघर्षों में बीत गया, और 15 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया। अब विवाह के बाद पहले का समय ऐसा था कि बच्चे भी बहुत होते थे, तो 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चों के और बच्चे हुए तो वो लगभग 12 पोता पोती हो गए। उनकी देवरानियां थी, वो सब मिला के एक बहुत बड़ा कुनबा उनका खुद का स्थापित हो गया। जी हाँ, यानी कि जैसे कि होता था संयुक्त परिवार की प्रथा, और उसमें एक बड़े परिवार में रहती थी ये लोग। खेत संभालो, फसल संभालो, फिर घर संभालो, सारे काम करते करते घूमती रही चंद्रो तोमर, और इनकी दुनिया बस इसी के बीच में रह गई, जैसा कि सामान्य तौर पर होता है घरों के में। साथ होता है। लेकिन इन सब के कामों में शारीरिक और मानसिक रूप से चंद्रो तोमर को ताकतवर बना दिया, और जिसका फायदा उन्हें बाद में मिला। बिल्कुल। और उन्होंने मतलब जितना भी उन्होंने अपने बारे में बताया है, वो बड़े जन सामान्य, बड़ी कहते हैं ना, जिंदगी जिंदादिली का नाम है प्यारे। जी हाँ, बस इसी तरह से वो जीतती रही, अपने जीवन में लगातार घर संभालती रही, अपने हाथों को, अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करती रही, और वो पहुंची यहाँ तक कि लगभग जो उनकी 60 वर्ष की उम्र शुरू हुई। जी। अब अगर मैं इसे कहूं कि अब ये उतर आई थी बगावत पर कि मैंने तो अपने जीवन में जितना कर लिया, अब मेरी पोतियां ये सब नहीं करेंगी। जी। मेरी पोतियां अपना जीवन आगे बढ़कर दुनिया के सामने खड़े होकर जिएंगी। जी हाँ। और जाहिर है कि उसमें इन्होंने जिस तरह से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन पंक्तियों को कहते हुए काम किया, बल्कि साथ में ले जाकर शूटर बनने के लिए अपनी पोती के साथ जाती थी, उनको अभ्यास कराती थी, और उस अभ्यास में इनका कुछ जो हुनर था वो इस तरह से सामने आया कि सब लोग हक्का बक्का रह गए, है ना? क्योंकि जब शूटिंग सिखाने के लिए वो ले जाती थी तो खुद वो बेटी जो थी दिलहार जाती थी, बंदूक गोली और निशाने पर नहीं लग पाती थी, लेकिन बच्ची परेशान, लेकिन घर से छुपते छुपाते दादी लेकर जाती थी, और पर बस यहाँ से शुरू हो गया उनका सफर। तो कोच जो थे उनके, उनकी पोती के, फारूक पठान ने तो उनके हाथ में यूं ही थमा दी बंदूक, और पहली ही गोली सीधे निशाने पर जाकर लगी। अब जाहिर है कि ऐसे में तो यही सोचेगा ना आदमी कि तुक्का लग गया, है ना? क्योंकि पहली बार कोई इस तरह से, वो भी 60 वर्ष की उम्र में हो, और बिना किसी विचार के कि हमें शूटर बनना है, तो यही लगेगा।
हम सबको सुनकर भी लगेगा, और जाहिर है कि उन पठान को भी यही लगा बिल्कुल। और बिना चश्मे के खड़ी है एक महिला और सीधा निशाना दाग देती है। अब फारूक पठान को ऐसा लगा कि चलो जरा इनके साथ थोड़े मजे लिए जाए, दादी को थोड़ा हराया जाए, और उन्होंने और छर्रे भरना शुरू किए। एक के बाद एक लगातार निशाने बिल्कुल तीर की तरह जाकर लगते रहे, और वो फारूक पठान को बिल्कुल विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी मिल गया। और जाहिर है कि इस तरह से जब कई तरह से निशाना जो है बिल्कुल सही जगह पे लगा, और पठान के लिए भी, फारूक पठान के लिए भी, दादी के लिए भी, और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि अब वो लगभग 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मेडल दादी चंद्रो तोमर अपने नाम कर चुकी हैं जी। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने भी लिखा है इनके बारे में कि घास काटने वाले, गाय का दूध निकालने वाले, गेहूं हाथ से पीसने वाले, हाथों में हमेशा जो काम में लगे रहते थे, उनका शरीर जरूर बूढ़ा दिख रहा है, परंतु दिमाग से ये महिला बहुत तेज है। जी हाँ। और अब अगर बात देखें तो जब हम ये सारे काम करते हैं ना, तो हमारी एकाग्रता और बढ़ती ही जाती है, क्योंकि लगातार आप चक्की चला रहे हो, काम कर रहे हो, ये एकाग्रता बढ़ती रही। लेकिन आपको एक रोचक जानकारी देना चाहती हूँ रेणु जी, कि जब ये जो बंदूक होती है लगभग 2 किलो की होती है। हाँ। और इस बंदूक को हम भी शायद 5 मिनट तक लगातार एक साथ नहीं उठा के रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो सही है। हाँ, ये बहुत सरल काम नहीं है। नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ खेती किसानी करते हैं, वो वाकई उनका शरीर जो है वो काफी मजबूत है। शारीरिक रूप से अगर हम कहें तो वो बहुत मजबूत हैं, इरादे तो मजबूत हैं ही, लेकिन संघर्ष करके बहुत तप जाता है शरीर भी तो इस तरह से वो बहुत सशक्त हो जाते हैं, और शारीरिक सौष्ठव जो है वो बहुत मायने रखता है इस समय जी। और ऐसी जो हमारी बहनें जो है संघर्ष करके वहां तक पहुंचती हैं, तो मन से भी बहुत मजबूत हो चुकी होती हैं। तो बस यही इसी तरह से कुछ उन्होंने भी अपनी समाज में जगह बनाई, नाम कमाया, आगे बढ़ी और साथ में लेकर बढ़ी गांव की लड़कियों को भी, और 50,000 से ज्यादा बच्चों को सिखाया और उनका भविष्य बनाया। हाँ, और आपसे मैं अभी बात कर रही थी वजन वाली जो बात कर रही थी, तो देखिए ऐसा नहीं था कि उनका निशाना सही लग गया तो उन्होंने छोड़ दिया हो जी। मैं वही बात बताना चाहती हूँ कि ये इतना सब होने के बाद भी पानी से भरा हुआ जग लेकर छत पे खड़ी रहती थी लगातार कि मेरे हाथों को वो ताकत बढ़ती रहे, मिलती रहे जी। और जब इन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य बना दिया तो अपने घर की बच्चियों को क्यों हाथ छोड़ देती। हाँ। तो भतीजी सीमा तोमर और पोती शेफाली तोमर, हम जानते हैं इन दोनों के नाम को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटर हैं, एक मुकाम अपना हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, और वहीं अपनी देवरानी प्रकाशी तोमर को भी अपने साथ उन्होंने निशानेबाजी सिखाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भी मेडल करके अपना नाम कमाया, देश का नाम आगे बढ़ाया। और अकेली महिला है जिन्होंने जीवन के सभी संघर्षों, परिस्थितियों, कर्तव्यों के साथ ये बता दिया कि हम क्या कर सकते, है ना। दादी चंद्रो तोमर और दादी प्रकाशी तोमर जी। तो बेटियों को उनका हक दिलवाना, जीवन का हुनर सिखाना और हमेशा साथ देती रही, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने अपनी सफलता देखी, बल्कि साथ साथ बच्चियों को आगे बढ़ाने की जो जज्बा था वो उन्होंने बनाए रखा। और ये हम जिनकी बात कर रहे हैं चंद्रो तोमर जी की, 30 अप्रैल 2021 को आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब अलविदा तो कह दिया, ठीक है, आपकी उम्र हो गई थी, आप चली गई, लेकिन हम जानते हैं कि आप जाके भी नहीं गई हैं, क्योंकि आप हमारे पीछे आपने उस केवल एक गांव को नहीं, पूरे देश के हर गांव के हर व्यक्ति के मन में एक बात डाल दी कि भाई हमारी बेटियां कुछ कर सकती हैं और वो किसी भी उम्र में कर सकती हैं। जी हाँ। अब बात एक और अच्छी है कि जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमने जीवन में किया है, उसको साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये उन्होंने एक कहना चाहिए कि मार्गदर्शन किया और बताया कि सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेशभूषा बदलें। उन्होंने बिल्कुल वही जो घाघरा चोली और पूरा दुपट्टा लेकर ओढ़नी के साथ उन्होंने उसको वहीं रखा और उससे उन्होंने बताया कि इन कपड़ों से आपके किसी भी प्रदर्शन पर असर नहीं पड़ने वाला है ना। जी जी। तो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए हम सबको, ये हमें ऐसे लोग बताते हैं जी। और इन्होंने केवल एकमात्र फिल्म पर्दे पर देखी, शोले, और आपने बताया कि इन पर फिल्म बन चुकी है और हमारे श्रोता जो हैं वो देख भी चुके होंगे। बिल्कुल देख चुके हैं और उनके हमने निर्देशक को भी यहाँ कार्यक्रम में बुलाया था विविध भारती में, हमारे बाकी श्रोताओं ने भी सुना है उनकी बातें जी। तो भाई ऐसी जो हमारी बहनें हैं, चंद्रो तोमर
प्रकाशी तोमर जी को हम सलाम करते हैं और अपनी सभी सखियों से ये गुजारिश करते हैं कि जब भी ऐसा मौका है अपने घर की बच्चियों को, या अब तो यहाँ पर ये कहना पड़ेगा ना कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माँ हैं, सास हैं, दादी हैं, ताई हैं, उन सबको भी मौका दें, जो वो करना चाहती है उन्हें करने दें जी। खाट पकड़ने ना दें जी, काम करने दें लगन के साथ। जी हाँ, शरीर काम करता रहेगा तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें गीत चला देते हैं। बिल्कुल। कि ये दुनिया ये वो मनिया मन ज्ञान गुण सागर चक पीसते हूँ लोग उजागर देखे कि ये दुनिया ये घुमनिया बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को खिलाओ, ये बात कहती हैं दादी चंद्रो तोमर। और हम कहते हैं कि अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और उनके मन की उनको करने दो। इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। तो भाई इन सारी चीजों का ख्याल रखें, यानी कि घर के हर सदस्य का अपना एक महत्व है, अपनी एक इच्छा है, उसको उसका सब चीज मन का मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये ना सोचें कि ये बड़े हो गए हैं और ये ना सोचें कि ये बच्चे हैं। जी, हर किसी को जो करना है करने दें, उल्टा आप उनका साथ दें। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल घड़ी हमारा साथ दे रही है और ये इशारा कर रही है कि समय समाप्त हो रहा है कार्यक्रम का। तो आज सखी सहेली कार्यक्रम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपसे अनुमति चाहते हैं, स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और विधि प्रवीण जैन का नमस्कार। सखी सहेली।